संस्थान की गतिविधियों को बढ़ावा देने में गहन अनुभव रखने वाले लोग संसाधन पूर्ण व्यक्ति के रूप में सेवा दे रहे हैं और उन्होंने संस्थानों को विकास के प्राथमिक बिंदु से आगे विकास करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी सामान्य तौर पर यह सलाहकार ही हैं जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक संस्थान पड़ोसी देशों और क्षेत्रों में उनकी सहयोगी एजेंसियों द्वारा उत्पन्न की जा रही कई आवश्यक अंतर्दृष्टि से परिचित हों। सलाहकारों ने संस्थानों को अलग-अलग आकार के समूहों में संगठित करने की व्यवस्था की है ताकि सबसे अनुभवी संस्थानों द्वारा सीखे जा रहे पाठों को औपचारिक सेमिनारों के माध्यम से अधिक वृहद रूप से साझा किया जा सके। इन सभी व्यवस्थाओं को अगली योजना के दौरान सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। उन स्थानों पर जहां किशोर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में सीख के प्रसार के लिए एक केंद्र संचालित हो रहा है, सीख केंद्र लर्निंग साइट और संबद्ध संस्थानों के बीच सहयोग पहले से ही बेहद फलदायी साबित हुआ है। इसमें और तीव्रता लानी चाहिए। एक एकीकृत लक्ष्य के लिए उनकी पहल और क्लस्टरों को आगे बढ़ते देखने की उनकी साझा इच्छा, सहयोग की भावना और पारस्परिक सहायता के फलने फूलने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है। संस्थान प्रक्रिया की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले कारकों के बारे में अब जो ज्ञान एकत्र हुआ है वह विस्तृत है और जो सीखा गया है उसे व्यवस्थित करने और इसे आपको उपलब्ध कराने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षण केंद्र की ओर देखते हैं। एक काफी है, इसको पहले समझ लिया जाए। जी हाँ, यही मुझे, क्योंकि ये काफी लंबा विषयांश है और इसमें कई विषय के बारे में विश्व विनायक मंदिर हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो प्रशिक्षण संस्थानें हैं पिछले 25 साल में काफी लंबा सफर तय किया है और ये जो तीनों शैक्षिक प्रक्रिया के संबंधित उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसमें जो पहले 4 लाइनों में बताया गया है कि ये प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से हमने क्या सीखा है, उनका जो एक शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें 6 चीज यहाँ पे बताया गया है। एक तो उद्देश्य क्या है, ये जो शैक्षिक प्रक्रिया 3 स्तर पे हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया के सिद्धांत या नियम क्या है, उनका जो कार्य क्षेत्र का जो मेथोडोलॉजी वो क्या है, फिर इसमें आधारभूत जो अवधारणाएं हैं वो, और फिर साथ साथ इसका जो संबंध। तो ये 6 चीज को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि हमारी प्रशिक्षण संस्थानें में काफी विकास, क्षमता वृद्धि और प्रगति हुई है। और फिर जो दिसंबर 2015 का जो प्रपत्र था उसका भी उल्लेख करते हुए विश्व विनायक मंदिर अब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया और गतिशील होगी और फिर इसमें सहायक मंडल सदस्यों का क्या रोल है और उनके साथ जो सहायक है वो लोग का भी क्या योगदान है, कैसे जो मानव संसाधन, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु धर्म के विकास के लिए और विशेष करके विकास तीव्रता के साथ हो उसके लिए मानव संसाधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए 25 साल पहले विश्व विनायक मंदिर ने बहुत ही गहरा विचार विमर्श करने के पश्चात रूही पाठ्यक्रम का परिचय देना शुरू किया और फिर रूही संस्थान की स्थापना के बारे में मार्गदर्शित किया और 4 वर्षीय योजना के अंत तक काफी कुछ पाठ्यक्रम और सामग्री के संबंधित जानकारी मिली। और फिर जो 12 माह का जो
योजना था, उसके अंत के समय में विश्व न्याय मंदिर ने समस्त विश्व के बहाइयों को साझा किया कि आने वाले 20 वर्ष में 5 वर्षीय योजना एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध दिया जाएगा। तो ये अनुभव प्राप्त करने के बाद समुदाय का चयन करने का हमें सीख प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे शोगी अफेंदी ने अपने बहुत सारे पत्र और संदेशों में बताया है कि बहाई प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जो समय के साथ जो भी आवश्यकता होगी वो उत्पन्न की जाएगी। तो आज हमारे जितने भी समुदाय हैं वहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोर्ड के जो सदस्य हैं वो लोग क्षेत्रीय या राज्य परिषदों के साथ बहुत ही निकटतम संबंध बनाए हुए हैं और इसी तरीके से एक के बाद एक क्लस्टर को के विकास के लिए सेवाएं दी जाती है। और ये जो शैक्षिक प्रक्रिया है इसमें बच्चों की नैतिक कक्षा का है, किशोर किशोरियों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का है, फिर अध्ययन कक्षाएं हैं और इसमें जो सहभागी है वो जो भक्ति पारक बैठक के कार्यक्रम जो किया जाता है वहां से आते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हमारा जो प्रभु धर्म का प्रचार प्रसार का जो कार्य है उसमें परिवारों के साथ संबंध बनता है और फिर इन परिवारें जब प्रभु ये प्रार्थना सभा या भक्ति पारक बैठक के कार्यक्रम शुरू करते हैं तो फिर उन्हें आगे बताया जाता है। तो इसमें सलाहकारों की भी बहुत उनकी तरफ से भी मार्गदर्शन जो आता है उससे भी हम अच्छी तरीके से संगठित होते हैं और फिर और भी जो सामग्री और साधन की जो आवश्यकता है वो भी सलाहकार मुहैया कराते हैं। फिर तो ये सारी चीजों को और उसमें एकजुटता और इसको समझने के लिए जो सीख हमने प्राप्त की है, हम जानते हैं कि बारी बारी से विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र की तरफ से भी डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं। लास्ट जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिया था वो था 2013 में। 2013 के बाद फिर कुछ पत्र प्राप्त हुए, तो जहां मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है अभी, तो ये जो ज्ञान इकट्ठा हुआ है, अनुभव प्राप्त हुआ है और इससे हम लोग आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या चीज से हमें लाभ पहुंच रहा है और क्या चीजों में सुधार लाने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे हम जानते हैं कि रूही पाठ्यक्रम की संख्या भी बढ़ती गई। तो साथीगण, जो मैं समझ पाया हूं इस ज्ञान से, और हम लोग जो इस प्रोसेस में है हम खुद भी जानते हैं, जैसे मेरा अनुभव भक्ति पारक बैठक और अध्ययन कक्षा में है। थोड़ा सा लर्निंग साइट के बारे में आप बताएं। अच्छा, हाँ, हमारे लर्निंग, भारत जी, में, हाँ, ये लर्निंग साइट विशेष करके किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण के संबंध है। तो वो पूरे एशिया महाद्वीप में लगभग 32 लर्निंग साइट है, उसमें से 5 भारत में है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। तो इस तरीके से 5, और ये लर्निंग साइट्स में विशेष करके जो किशोरियों के लिए सशक्तिकरण के लिए जो कार्य चलता है वो आप जानते हैं कि वो एक 3 साल का कार्यक्रम है, यानी 126 रविवार के दिन विशेष करके ये किशोर किशोरियां हफ्ते में एक बार पूरा दिन निकालते हैं। तो
इसके इनके लिए पाठ्यक्रम है। फिर अनुप्रेरक होते हैं जो उनके कक्षाओं का को चलाते हैं। और फिर इन अनुप्रेरक के साथ वो इंस्टीट्यूट वो जूनियर यूथ एम्पावरमेंट का कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो हमने देखा है समुदाय में विशेष करके जो एरिया टीचिंग कमेटी है वो लोग भक्ति पारक बैठे के काम को संभालते हैं। फिर चिल्ड्रंस क्लास कोऑर्डिनेटर होते हैं और जूनियर यूथ एम्पावरमेंट के लिए अनुप्रेरक और उसके साथ कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। और फिर जो स्टडी सर्कल है उसके लिए अलग से कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो इस वो तरीके से हमारे हाँ अच्छा वो हाँ तो ये ठीक लोग क्या नहीं, करते हैं। अच्छा अच्छा नहीं करते नहीं, मतलब ये अच्छा लर्निंग साइट है ना, कोई खास मतलब जैसे कुछ कुछ जगह को चिन्हित कर रखा, वही है लर्निंग साइट। हाँ जैसे आपने इसमें बताया कि इंडिया में जी 5 है, तो 5 है। वो कौन कौन सी सिटी है, और वहां पर मतलब हाँ वो लोगों को बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मीन्स हाँ उस चीज का लर्निंग पूरा साइट के डिटेल्स जो नहीं। सदस्य गण है वो एक पूरा टीम है। और ये टीम अच्छा, वो वो लोग वहीं रहते हैं, अनुप्रेरक वही वही का है, उसी जगह का है बस। नहीं उत्तर भारत में जैसे मैं जानता हूँ लखनऊ में नहीं, वो कुछ तैयार सदस्य तो हैं। करते हैं, दक्षिण लेकिन पूरे भारत में भी है। भारत हाँ वासियों के लिए। हाँ तो पूरे भारतवासी ये लर्निंग साइट का जो टीम है वो लोग एक तो इंस्टीट्यूट बोर्ड हम्म, के साथ संपर्क बनाते हैं कि कहाँ कहाँ ये किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण के ग्रुप्स कितने बने हुए हैं। तो उनका ये डाटा होता है। फिर वो लोग कभी कभी ये जो क्षेत्र या राज्य परिषदें हैं उनके साथ भी परामर्श करते हैं। और फिर साल में 2 या 3 बार सभी जो सदस्य गण हैं वो लोग की भी बैठक होती है। तो इनका काम यही है कि किशोर किशोरियों के लिए जो हम लोग सेवा दे रहे हैं उसमें एकजुटता और उसको औपचारिक रूप से कैसे और विषय और खास करके उसमें से जो सीख प्राप्त कर रहे हैं उसका भी उनको परामर्श करके रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं। तो इस तरीके से जहां तक लर्निंग साइट का मुझे मालूम है क्योंकि उत्तर भारत में कौन है मिस्टर गोपाल था, मिस्टर दत्ता साहू और मेरी बेटी अमार्था वो दक्षिण भारत के लिए है। तो कभी कभी वो दिल्ली आती है। अभी 2 साल कोरोना के वजह से वो नहीं आ पाए हैं। वो लोग खाली ऑनलाइन वर्चुअल मोड में मिलते हैं, परामर्श करते हैं। लेकिन अब जो 9 वर्षीय योजना के आरंभ के लिए काफी तैयारियां की जा रही है और उनके जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो भी जो बने हुए हैं उसको और अपडेट कर रहे हैं। तो लर्निंग साइट्स मेनली किशोर किशोरियों के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। और अलग अलग साइट्स के सदस्यगण जो है वो लोग भी अपने अपने अनुभव और सीख साझा करते हैं। इसमें कोई है हमारे लर्निंग साइट के मेंबर यहाँ इस ग्रुप में या आपके राज्य में किशोर किशोरी के सशक्तिकरण के संबंध कुछ आपको और जानकारी हो? और ये लोग फिर सारा जो है ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल टीचिंग सेंटर को अपने काउंसलर के माध्यम से भी भेजते हैं और राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को भेजते हैं। तो हर राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि लर्निंग साइट टीम की तरफ से भी एक रिपोर्ट उसमें दर्ज होता है। कोई साथीगण आपको अगर आप किशोर किशोरियों के साथ अनुप्रेरक के रूप में या कोऑर्डिनेटर या लर्निंग साइट के सदस्य तो आप और जानकारी साझा कर सकते हैं। जी आप और या कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि जूनियर यूथ एम्पावरमेंट का आपने देखा होगा पूरा एक अलग से सीरीज है पुस्तकों का। और जी अभी जी, वो तक तो है, कितने हैं 11 हाँ 11 वही। तो ये और उनको 3 साल में कंप्लीट करना होता है। करना होता है। और एक एक ग्रुप में लगभग 8 से 10 किशोर होते हैं, कभी 12 होते हैं। और फिर इसमें अनुप्रेरक होते हैं। फिर अपने वो कौन से बुक में भी है कुछ केस स्टडीज भी किए गए हैं।
और अब जो विषय, जब विश्व विद्यालय मंदिर ने जो युवा सम्मेलन किया था 2013 में, और उसके बाद फिर कई सम्मेलन भी हुए, छोटे बड़े बड़े सम्मेलन में तो 1000-1200 भी इकट्ठा हुए, और पूरे विश्व भर में विश्व विद्यालय मंदिर ने कहा कि लगभग 80,000 से भी अधिक युवाओं ने भाग लिया था। तो उसमें भी जो 5 विषय बताए गए थे वो भी किशोर किशोरों के, मुझे सशक्तिकरण के विषय के साथ भी जुड़ा हुआ है। और किशोर किशोरियों का जो ग्रुप होता है उसमें 2 प्रकार की एंट्री होती है। एक तो वो बच्चे जो बच्चों की नैतिक कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, और अब धीरे धीरे उनकी आयु वो 12 से 15 का है। पहले कहीं एक जगह विश्व विद्यालय मंदिर ने 11 से 16 भी रखा था। तो मैंने देखा कि किशोर किशोरियां अगर 12 से 15 तक के आयु है तो दैट इज गुड एज। ये 3 साल के अंदर उनको वो सारे जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, हाँ, उसका अध्ययन करना, और उसके साथ साथ अभी टोटल प्रैक्टिकल भी है। जब टोटल तक हमें मुझे बताया गया है कि 17 पुस्तकें होगी, लेकिन अभी अच्छा, लगभग 7 शायद 8 11 8 या 9 11 तक तक आई आ हैं। चुकी है। हाँ, 11 तक आ चुकी है। 11 आ गई। जी हाँ, अच्छा, जूनियर यूथ का। और हमारे रूही पता ही पुस्तक नहीं। तो अभी 14 है, जो कि 1 से 7 और 8 से 14 तक आ चुकी है। और वो एक पत्र है 12 दिसंबर 2011 में, उसमें हाउस ऑफ जस्टिस ने लिखा है कि जूनियर यूथ का सारा मटेरियल, लगभग उसमें 17 पुस्तकें होंगी। और रूही पुस्तक का जो अगर पूरा सीक्वेंस लेंगे तो उसमें लिखते हैं कि लगभग 27 पुस्तकें होंगी। तो होंगी। साथीगण, कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक आने वाले दिनों में सिर्फ कॉलेज भी नहीं बट एक विश्वविद्यालय का स्वरूप लेगा। इट विल बी लाइक अ फुल फ्लेज डिवाइन यूनिवर्सिटी, एक दिव्य विश्वविद्यालय। और जो बच्चे मतलब शुरू से ऐसा इसमें जुड़े रहेंगे सब ना, वो सबसे बढ़िया सीख पाएंगे। पहले आगे जाएंगे। हाँ, वो लोग ये सबकी क्योंकि मतलब ड्यूरेशन ड्यूरेशन भी फिक्स है सबका, हर किताब का? नहीं, जैसे पहले होता ड्यूरेशन, था ना। हाँ, कुछ किताब लगभग, हाँ, अप्रोक्सीमेट, जैसे हमें बताया गया है कि एक एक पुस्तक के ऊपर कितने, लगभग कितने घंटे देना है? 30 से 35 घंटे लगता है। तो बुक नंबर 1 के लिए 36 आवर्स है। हाँ, 36, तो कुछ, हाँ, ज्यादा भी लग सकता है। अच्छा, अब, हाँ, अभी बुक नंबर 1 में कुछ भाग और जोड़ दिए गए हैं। पहले वो शुरू शुरू में कहते थे 32 घंटे, अब इसको हाँ, 36 कर दिया। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ भाग बढ़ गया है ना, खास तो वो करके जो नहीं, तीसरा तो नया वाला तो इकाई। नहीं देखा अभी। हाँ, हाँ, आ गया नया आ वाला। गया। हाँ, नया वाला रूही बुक 1 और बुक 2 आया है। जी हाँ। राजस्थान सब सारे स्टेट्स को भेज दिया गया है क्या? शायद हिंदी में तो मैंने देखा है। तो हमारे यूपी में तो अब चला सब लोग नया वाला राजस्थान के कर रहे राज्य हैं। भाई को। ये तो नहीं, आ हमारे चुका पास है, भी है। काफी टाइम हो गया। हाँ, हमारे पास भी है। काफी टाइम हो गया इसको आए हुए। हाँ, काफी टाइम हो गया। पुस्तक नंबर 1 और 2 कम से कम हमारे यहाँ तो एक करवाई भी साल गई है। एक साल होने आ रहा है ना। हमारे पास तो एक करवाई भी गई है फरीदाबाद में। हाँ, एक साल होने आ रहा है। आप देखिएगा, शायद आपके काउंसिल के पास होगा, या हाँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोर्ड, कौन सा? हाँ, या क्योंकि ये ट्रेनिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट के बोर्ड। पास आएगी, एलएसए के पास नहीं आई, और कम्युनिटी को नहीं पता ज्यादा। हो, तब तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को संपर्क करें, या राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को लिखें। नहीं, 1 का तो सुना है, 1 का सुना था, लेकिन 1 मैंने कहा और आ 2 गई है, दोनों मुझे पता नहीं था न्यू कि आ भी वर्जन, चुकी है। आप आ आने चुके हो। वाली है ये पता था, आने वाली नहीं, है ये। हिंदी में भी है ना, जब अनुवाद हिंदी में उपलब्ध है तो। हम्म, तो देखेंगे। जी। तो और फिर जो सीखने की प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि रूही पाठ्यक्रम के लिए वो 3 चीजें बताई है। जो जो भी भाषा में ये पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, उसमें सबसे पहले तो वो जो पढ़ा जाता है उसमें हर शब्द का अर्थ आपको समझना चाहिए।
और फिर वो जो हम पढ़ते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे हम लागू कर सकते हैं अगर उसकी आवश्यकता है। और फिर तीसरे स्तर पर वो जो आपने अवधारणा या जो आपने अध्ययन किया, ज्ञान अर्जित किया, उसको अन्य परिस्थितियों में भी अगर उपयोग में लाया जा सकता है तो आपको ये सहायता करेगा। तो at 3 levels the application of the learning, first तो language और जो words and meanings उसका अर्थ, और सेकंड है इंडिविजुअल लेवल, और थर्ड है कोई भी रैंडम सिचुएशन। इस तरीके से हमें ये याद रहता है। और फिर जो भी हम सीखते हैं उसको कुछ तो हमें कंठस्थ करने के लिए कहा जाता है, और फिर हम सेवा के क्षेत्र में भी जो उसको हम कार्यान्वित रूप, प्रैक्टिकल सर्विस में भी लाते हैं। So these are the pedagogical principles। और कुछ भी चीज नई सीखने के लिए एक तो अध्ययन करते हैं, कंठस्थ करते हैं, फिर उसको याद रखने के लिए कभी कहानी का उसका शक्ल भी होता है, या कभी वो बच्चों के लिए विशेष करके खेल कूद का है, फिर गीत संगीत के माध्यम से भी। तो सीखने की प्रक्रिया में एक और चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भूल हो सकता है, और भूल या उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। उसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जो मिस्टेक्स होता है उससे भी आप सीखते हैं। तो इसलिए हाउस ऑफ जस्टिस भी कहते हैं कि हमारे प्रगति के राह में, विकास के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। कई बार कुछ चीजों के लिए लोग कहते हैं कि देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ सेट पैटर्न, लेकिन बहाई फेथ हम कहते हैं हमारे पास इसमें लचीलापन है, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर हर व्यक्ति का सीखने की जो एक प्रक्रिया है और समय है अलग हो सकता है। कुछ लोग बहुत ही कम समय के अंदर चीज सीख लेते हैं और उनको याद रहता है, कुछ लोग को बार बार उसको दोहराना पड़ता है। तो अगर आपने देखा भी होगा आप ही के बच्चे के साथ स्कूल में, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ लोग बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है तो उनको अलग अलग तरीके से उनका ध्यान मोहने के लिए। सो इट्स फ्लेक्सिबल। और हमें सबको एक समान भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर मानव में अनूठापन है, यूनिकनेस। और आध्यात्मिक गुण जो ईश्वर ने हमारे में समाया है वो तो सबके लिए है बराबर, लेकिन अब कौन व्यक्ति किस तरीके से इन गुणों का अपने जीवन यापन करने के लिए वो आगे बढ़ता है, वो सब एक्चुअली इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डायनामिक प्रोसेस। तो साथीगण, इसी तरीके से हमारी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको सक्षम बनाने के लिए मानव संसाधन तैयार होते हैं, और जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है तो हमारी समुदाय की विकास की गति भी तेज होती जाती है, उसकी वृद्धि तीव्रता आती है उसमें, स्पीड इंक्रीजेस। यस, तो एंड इट शुड। अब आने वाले दिनों में हमें और फलित करना है, शुड इंटेंसिफाई। इसलिए हमारे कुछ समुदाय को सघन विकास क्षेत्र कहते हैं,
क्योंकि आने वाले दिनों में हाउस ऑफ जस्टिस की अपेक्षा है कि प्रभु धर्म का विकास की गति को तेज करना है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करना है और उनको दिखाना है कि बहाइयों में जो समाज निर्माण का जो क्षमता है, जो बहाउल्लाह की प्रकटीकरण ने हमें आश्वासित किया है, तो इसका कारण यही है कि बहाई दुनिया का जो सभ्यता है वो और कमजोर होते जा रहा है। तो साथीगण, आपकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया? आज हमारे श्री संदीप मलिक जी नहीं है, उनका अनुभव। मैडम यामिनी जी, आप कुछ साझा करना चाहेंगे? ये कुछ प्रक्रिया और किशोर किशोरियों के संबंध, और कोई साथी कुछ? एक्चुअली आपने सब कुछ कवर कर दिया जी, मैं दिल्ली में रहने का एक फायदा है कि यहाँ हमारे बहुत एक्टिविटीज चलती है और आपके समुदाय पूरा में भी लर्निंग ऐसा ही साइड से होना लेके चाहिए। पूरा का पूरा ही कवर हो गया। बताइए, अभी आप महाराष्ट्र में रहते हैं या बेंगलोर में हैं? बेंगलोर में। अच्छा, आप बेंगलोर में। हाँ, बेंगलोर में सबसे ज्यादा आई थिंक सघन विकास जो क्लस्टर्स तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है ना। बाकी बेंगलोर शहर में तो बेंगलोर शहर का जो समुदाय है वो दूसरे मील के पत्थर पर है ना। हाँ जी। और उनकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो लोग भी मोस्टली शहर के बाहर, जैसे केंगरी है। हाँ, मांड्या के। अच्छा, और बेंगलोर के जो एक्टिविटीज सबसे ज्यादा केंगरी में है। केंगरी ना। जी, वो लगभग बेंगलोर से 70-80। जी हाँ, एक्चुअली मेरा कर्नाटका से पुराना संबंध है। 1976 में तुमकुर प्रोजेक्ट जो हुआ था उसमें हमने भाग लिया था, तो बहुत कुछ हमने सीखा। और उस समय हमारे मेजर एससी खन्ना, तो हमारा परिवार, हम लोग बेंगलोर में रहते थे। तो मुझे याद है कि 1976 में एक चीज हमें कहा गया था कि आपको टैबलेट ऑफ अहमद का कंठस्थ करना है अगर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना है। और उस समय मलेशिया से भी कुछ महान मित्रगण थे, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल चले गया, तो वो तो काफी लंबा सफर तय किया। तो साथीगण, अब आने वाले 9 वर्षीय योजना में जो विश्व न्याय मंदिर चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र, सलाहकारों और सहायक मंडल सदस्य, तो वो लोग प्रशिक्षण संस्थान के कार्य में भी और बल देंगे। और जो भी हमने 25 वर्ष के दौरान अनुभव, सीख और सफलताएं हमें मिली है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास समय है, अगला पैराग्राफ नहीं तो इस पर और किसी का कोई विचार? आपके जयपुर कौन सा, वो भी सेकंड माइलस्टोन, दूसरे मील के पत्थर तक पहुंच गया है? थर्ड माइलस्टोन पे है। अच्छा, थर्ड माइलस्टोन। हाँ, आपके तो कुछ क्षेत्र में काफी वो सघन विकास क्षेत्र भी है। जी। अच्छा। और आप ट्रेनिंग